नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। तीसरे चरण का चुनाव 48 घंटे बाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ गए हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, शाह साहब ये सब समझते थे यहां तो जरूरत ही नहीं है। 80 की 80 सीटें, 80 में 75 सीटें तो घर बैठे आ जाएंगी। एक दौरा भी नहीं करेंगे, एक रैली भी नहीं करेंगे तो सब जीत जाएंगे। गोदी मीडिया ने, अंजना ओम कश्यप ने, रूप कल्याकत ने, सुधीर चौधरी ने दहाड़े मार मार के कहा था कि यूपी में क्या है, यूपी में तो गिर पड़ा इंडिया गठबंधन, सांस नहीं आ रही, राहुल का क्या है, अखिलेश का क्या है। और एक बहुत बड़े चैनल ने, गोदी चैनल ने 2 सीटें दी थी इंडिया अलायंस को कि सिर्फ 2 सीटें जीत जा पाएगा। सोचिए आप, निर्लजता की कितनी हदें पार कर दी गोदी मीडिया ने। लेकिन अब उस उत्तर प्रदेश में यह हाल हो गया कि प्रधानमंत्री को बताया गया कि सीट तो अयोध्या की भी फंस गई, अयोध्या भी हार सकती है, और अयोध्या भी हार सकती है, इस लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की कपकपी चढ़ा दी। अयोध्या के लोग बहुत नाराज हैं। भगवान राम सबके आराध्य हैं। उनके मंदिर बनाने में जिस तरह जमीन का घोटाला हुआ, जिस तरह विवादास्पद महासचिव मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय का नाम सामने आया, जो जमीन अभी 10 करोड़ में किसी व्यक्ति ने खरीदी, उसने शाम होते होते वो 25 करोड़ में मंदिर को भेज दी। तमाम नौकरशाहों ने, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक ने, बीजेपी के मेयर ने जमीन घोटाले में अयोध्या में रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब मंदिर बना तो सामने आया कि मंदिर बनाने के बाद अयोध्या में मलाई काटने के लिए अपने गुजराती भाई आ गए। वहां पे एक टेंट सिटी का ठेका दिया गया। वो ठेका पहली बार अयोध्या में नहीं मिला, उससे पहले इलाहाबाद, बनारस में भी इस कंपनी को ठेका मिला। आप सही समझ रहे हैं, कंपनी गुजरात की है। माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी और बिहार का भाई। इलाहाबाद में गंगा में जरा सा पानी आया, पूरा टेंट सिटी बह गया। और इस कंपनी का शेयर बताते हैं 300 गुना बढ़ गया। मामूली कंपनी हजारों करोड़ों की कंपनी हो गई टेंट लगाने के लिए। अयोध्या में छोटे बड़े ठेके गुजरात की कंपनियों को दिए जाने लगे, जैसे महाराष्ट्र में सारे उद्योग उठा के गुजरात कर दिया गया। ऐसा लगने लगा देश केवल गुजरात है। पता चला कि उत्तर प्रदेश में भी जो करोड़ों के ठेके हो रहे हैं बड़े बड़े, उन सब के पीछे कहीं गुजरात है। गुजरात के व्यापारी, गुजरात भी हमारे देश का राज्य है, लेकिन अगर हर जगह सिर्फ गुजरात के व्यापारी करेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग घंटा बजाएंगे? और ये घंटा अब चुनाव में नजर आने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगावत की जब सुर बजे तो उसने बीजेपी को कपकपी चढ़ा दी। छत्रियों के समूह में मैसेज वायरल होने लगे कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। क्षत्रिय भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। क्षत्रिय मैनेज कैसे हों? अमित शाह ने बेंगलोर बुलाया राजा भैया को मीटिंग करने के लिए। सब जानते हैं कि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की पटती नहीं है। कहा कि किसी तरह यूपी मैनेज करिए, यूपी हाथ से निकला जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कल फिर अयोध्या में आज रोड शो कर रहे हैं, भगवान राम बचाओ। क्या वास्तव में तीसरे चरण से पहले बीजेपी की हवा निकल गई है? 2 चरणों के चुनाव ने भाजपा को संकेत दे दिए कि अब ये विदाई की वेला आ गई है। क्या ये देश अब सवाल करने लगा है कि केवल बातों से काम कैसे चलेगा? राजस्थान में अग्निवीर के नौजवान खड़े हो गए हैं, बिहार के नौजवान विरोध में आ गए हैं। नौजवानों को पकौड़ा तलने की सलाह भारी पड़ने लगी है। क्या देश का मिजाज बदल रहा है? साइलेंट वोटर जो बोलता नहीं था मुखर हो गया है। और ये सब हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या 200 के पार भी जा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 10 साल के सबसे विषम हालात में आ गई? और क्यों हुआ ऐसा? क्या कमी हो गई? क्या ख्याली पुलाव के नीचे से जमीन खिसक गई? क्या ये 2004 का इंडिया शाइनिंग होने जा रहा है? इसी तरह इंडिया शाइनिंग हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बता दिया गया था कि आप तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, और जब नतीजे आए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, सत्ता जा चुकी थी। तो क्या एक बार इतिहास फिर दोहराने को तैयार है? क्या इतिहास फिर एक मुहाने पे पहुंच गया है
जहां पे बीजेपी को समझ आ रहा है कि मामला गलत हो गया। मैं इस बातचीत के लिए आज उस खास मेहमान के पास आपको लेके चलता हूं, जिनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं हम। देश के बड़े बड़े अखबारों के वो संपादक रहे हैं। जेपी मूवमेंट में वो इमरजेंसी में जेल गए हैं। उन्होंने तमाम उन देश के बड़े बड़े नेताओं को करीब से देखा है, उनके साथ काम किया है। पत्रकारिता का एक शानदार अनुभव रहा है। कई किताबें लिखी हैं, कई कविताएं लिखी हैं। पत्रकारिता की आज की शैली से बिल्कुल अलग, एक बेखौफ, एक बहुत ऐसी आवाज जिसको पूरी दुनिया में सुना जाता है। शेवड़ गर्ग सर, मैं आप उनको पास ले चलता हूं, उनसे पूछूंगा कि हालात हैं तो है क्या। शेवड़ सर, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने इतनी रात को आपको कष्ट दिया, लेकिन बात ऐसी थी कि आपसे बात करना जरूरी थी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता था। तीसरा चरण का चुनाव सिर पर है। प्रधानमंत्री जी अयोध्या में रोड शो निकाल रहे हैं, जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि भगवान राम ही अब नैया पार करेंगे? ऐसी हालत क्यों हो गई? क्योंकि मामला कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए साहब, अंतिम क्षणों में व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है। तो ये सत्ता के अंतिम क्षण चल रहे हैं और उसमें अब मोदी जी को लगा कि अब तो भगवान राम ही बचा सकते हैं। तो मोदी जी ने भगवान राम को संकट में डाल दिया साहब। अगर वो जीत नहीं पाए तो पूरा खतरा भगवान राम की प्रतिष्ठा पर आ जाएगा कि भगवान राम देखिए, इतनी श्रद्धा से मंदिर बनवाया, इतना सब कुछ किया और उसके बाद भी भगवान राम ने बचाया नहीं। अयोध्या जाने की क्या जरूरत थी, आप ये बताइए संजय जी। फैजाबाद में जो चुनाव है वो है 5वें चरण में 20 मई को। मतलब बहुत दूर है। मतलब अभी तो 7 मई का चुनाव, फिर 13 मई का चुनाव, फिर 20 मई का चुनाव है फैजाबाद में। तो अभी तो फैजाबाद की सीट भी नहीं का खतरा भी अभी तो, उसके पहले बहुत सारी सीटें हैं जिसमें 10 सीटें तो अभी आप देख रहे हैं कि ये तीसरे चरण की हैं। उसके बाद चौथे चरण की भी होंगी कुछ सीटें, जिसमें लखीमपुर खीरी भी शामिल है चौथे चरण की, जहां वो अभी हुआ है। अब यूपी की 13 सीटें हैं चौथे चरण में और अभी 10 सीटें हैं। और 5वें चरण में जिसमें फैजाबाद है, अयोध्या है, जिसमें अब ये टेलीविजन पे जो दूरदर्शन में या जो भी टीवी के चैनल है गोदी मीडिया के, उसमें भीड़ दिखा रहे हैं। वहाँ जो सुग्रीव किले से लता चौक तक का जो मार्ग है उसमें भीड़ दिखा रहे हैं। अयोध्या की कुल पॉपुलेशन जो है सिटी की 1 लाख से ज्यादा नहीं है और काफी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वहाँ, 15% के करीब, 20% के करीब। और 1.5-2 लाख बाहर के लोग भी वहां रहते ही हैं दर्शन के लिए। तो कोई रोड शो की जरूरत भी नहीं थी कि वहां किसको दिखाना है, क्योंकि जो रोड शो में है उनको तो कोई मतलब नहीं है और पीएम तो अब आते रहते हैं। एक टाइम था, अगर आप याद करेंगे या आपके दर्शक याद करेंगे, तो प्रधानमंत्री अयोध्या से ज्यादा संसद भवन का निर्माण कार्य देखने जाते थे। अगर आपको याद हो तो संसद का कितना काम हुआ नहीं हुआ वो आपने देखे होंगे। उनके बहुत विदेश से आए नहीं कि सबसे पहले वो संसद के इलाके में जाते। अभी देश को पता ही नहीं कि संसद का काम जो अधूरा था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मोदी जी ने अचानक अयोध्या जाना बढ़ा दिया है। अयोध्या में काफी उनकी यात्राएं बढ़ गई हैं। तीसरे चरण के जो आपके इलाके हैं, संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, आमला है,
बरेली है। तो अब ये भी कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि ये नजदीक के इलाके हों, अयोध्या के आसपास हो। कुछ गड़बड़ जरूर है जो, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अयोध्या की सीट भी फंसी हुई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बाद अयोध्या हार चुके हैं, बीजेपी हार चुकी है वहाँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या में ऐसी जगह है जहाँ से हमेशा जीतते रहे हों। अयोध्या में जो कैंडिडेट है उन्होंने ही बोला है कि हमको 400 सीटें क्यों चाहिए। लल्लू जी ने ही कहा था ना कि हमको हाँ, 400 वो नहीं संविधान बदलने के लिए चाहिए, हम्म, जिसका पीएम खंडन कर चुके हैं कि हम संविधान नहीं बदलने वाले, और अमित शाह भी कर चुके हैं। देखिए, ये कुल मिलाकर मुद्दा है संजय जी, वो ये है कि मामला फंस गया है, और मामला यूं फंस गया है कि अभी 400 और 370 का तो कोई गणित ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्योंकि जो हम हर चर्चा में बात करते हैं, मैं उसको बार बार रिपीट भी करता हूं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तेलंगाना, इनकी मिला के 150 सीटें हैं। और उसमें से बीजेपी के पास बहुत अच्छे दिनों को भी गिन ले 2019 के, तो 37 सीटें हैं कुल इन 150 में से। उन 37 में भी 25 सीटें कर्नाटक की है और 4 सीटें तेलंगाना की है। 29 सीटें तो ये, और 8 सीटें उड़ीसा की है। 2019 में कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी सरकारें अलग थी। मतलब कर्नाटक में कांग्रेस की नहीं थी और तेलंगाना में कांग्रेस की नहीं थी। तो अब आप सोचिए, ये माइनस कर लिए, अब ये 150 सीटें जो निकाल दें तो कुल बचती 400 सीटें। तो अब 400 में से 400 कौन देगा, ये बताइए आप इनको। सही बात, सही बात। 400 में से 370 कौन देगा, ये बताइए। और इन 150 में अगर अच्छे समय में कुल 37 सीटें थी, तो अब तो शायद घट के 17 सीटें रह जाएंगी। तो ये जो 400 और 370 का जो गणित है, ये तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो संभव भी नहीं है, गणित के हिसाब से भी संभव नहीं है। क्योंकि बाकी देश भी तो है ना जहाँ, मतलब फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कोई चने तो भून नहीं रहे हैं। वो ममता भी क्या कर रही है, और उद्धव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता 7 तारीख को छूट जाएंगे, तो वो अपनी जो बढ़ी हुई डायबिटीज है उसका कुछ तो बदला लेंगे कि नहीं लेंगे। देश की फिजा बदल गई है, ये पूरा का पूरा मामला जो है इस समय बदला हुआ है, और लोग केवल ये अब गणित लगा रहे हैं कि 2 चरणों के बाद अगर प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की हो गई, इतना कम मतदान हुआ, सूरत में, खजुराहो में, मध्य इंदौर में दबाव डालकर कैंडिडेट्स से नामांकन वापस लिए गए। अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांधीनगर तक में अगर जैसा आरोप लग रहा है कि इतने उम्मीदवारों के नामांकन वापस करवाए गए, जो आज की खबर है, सागर की खबर है मध्य प्रदेश के, कि वहां की एक विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस की विधायक। एक छत्तीसगढ़ की खबर है कि एक महिला नेत्री ने भगवान को प्यारी हो गई, राम को। ऐसी स्थिति क्यों आई, ये सोचने की बात है। अगर सोचना ये चाहिए कि ये 2014 में ये स्थिति क्यों नहीं थी, 2019 में क्यों नहीं थी, और अब क्यों है। मतलब ये कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, अब क्यों पड़ रही है। अगर आप कह रहे हैं कि 10 साल में आपने ये गोधरा का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत पड़ी, ये बताइए। हाँ, ये तो बड़ा सेंसिटिव था कि कोई सोच नहीं सकता गोदरा उठा देंगे, खुद उठा देंगे। नहीं, मतलब ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है ना कि आप गोधरा उठा रहे हैं।
सारी दुनिया को पता है कि आप सत्ता पर जो काबिज हुए गुजरात में और दिल्ली में जो पहुंचे वो गोधरा के ऊपर ही पहुंचे। गोधरा की जो आपने जो गोधरा का जो वहाँ सांप्रदायिक दोहन हुआ पूरे गुजरात में, विभाजन हुआ वहाँ, और उसके आधार पर जो हिंदू मुस्लिम हुआ, उसी के आधार पर आप पहुंचे दिल्ली में। आपने एक बात कही थी संजय जी, वो मैं थोड़ा सा उसका कॉन्ट्राडिक्शन करना चाहता हूँ। अटल जी के जमाने में बहुत काम हुआ था, अटल जी से तुलना मत कीजिए। अटल जी ने इस देश में बहुत जबरदस्त काम किया उनके जमाने में, और सरकार की देश में और दुनिया में और पड़ोस के मुल्कों में बहुत इज्जत थी। अटल जी जो शिकार हुए वो बीजेपी और संघ की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए। बीजेपी और संघ ने मिलकर अटल जी को हराया, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप अटल जी को 1999 में जो सीटें मिली, जब अटल जी कुछ नहीं थे, मतलब उनका कोई काम सामने नहीं आया था, और 2004 तक उन्होंने जितने काम किए थे और जो सीटें मिली, जिसमें गुजरात भी शामिल है, इतनी कम सीटें मिली कि वो आदमी निराशा में डूब गया और घर बैठ गया। उसका एकमात्र कारण ये था कि जो संघ और बीजेपी का जो कट्टरवादी तबका था वो अटल जी को पसंद नहीं करता था। और इसका एक और प्रमाण देता हूं आपको कि अटल जी चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी लाल कृष्ण आडवाणी बने। आडवाणी जी ने सिर्फ ये गलती की कि वो कराची में जिन्ना की मजार पर चले गए 2005 में, और संघ ने उनको बाहर कर दिया पूरे के पूरे सर्किट से। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात कैसे कर रहे हैं लोग, मॉडरेट कैसे हो रहे हैं, नेहरू क्यों बन रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये अटल जी इसलिए नहीं हारे कि उन्होंने काम नहीं किया था, और ये इसलिए जीतना चाहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये फर्क है। अटल जी को काम किया फिर भी हार गए क्योंकि हराया गया। इन्होंने कोई काम नहीं किया फिर भी जीतना चाहते हैं क्योंकि ये हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना तो कीजिए कि अगर ये हार जाए अटल जी की तरह तो क्या क्या करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि ये हाँ, लोग कहते हैं कि अगर हार भी गए तो इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये लाइन कॉमन है कि इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो आप सोचिए कि इस तरह की बात लोग क्यों कर रहे हैं। हाँ, आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों का इन पर किस तरह का यकीन है कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं। मतलब अगर मनमोहन सिंह तुरंत छोड़ दें और ये नहीं छोड़ेंगे, या अटल जी तुरंत छोड़ दें और ये नहीं छोड़ेंगे, बहुत फर्क है। तो इसलिए जो इनका कार्यकाल जो है वो आपके अतीत के सारे प्रधानमंत्रियों से अलग है। और इसलिए अटल जी तो खैर बहुत, मैंने उनके साथ यात्राएं भी की है, उनसे बातचीत भी की है, इंटरव्यू भी किया है। आपने यात्राएं कहाँ पे की थी उनके साथ? विदेश यात्राएं की, प्रेस डेलीगेशन में उनके साथ। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, कई देशों में गया हूँ मैं उनके साथ। अच्छा, उनके और उनके व्यक्तित्व में तानाशाही वाला रवैया है? अरे वो बिल्कुल नहीं था। वो तानाशाही विनम्र थे ही नहीं, हाँ, वो कहीं से विनम्र तानाशाह। वो तो बहुत ही पोलाइट थे बहुत ना। कवि हृदय लेखक आदमी थे भाई। वो तो उल्टे हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से। हाँ, दोनों उल्टे हैं बिल्कुल। इनमें अटल जी का कोई गुण नहीं है और अटल जी में इनका कोई अवगुण नहीं था। तो इसलिए बहुत फर्क है दोनों में। और इसलिए अच्छा अटल जी जी अच्छा सर, शेखर सर, ये अविश्वास जो आपने मुझसे सवाल किया, मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है आपका। ये आम आदमी के मन में ये क्यों आ गया है कि ये कुछ भी कर लेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? ये आया कहाँ से? भारत में जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है
उसमें आम आदमी के मन में ये सवाल आना ही उस लोकतंत्र पे शर्मनाक स्थिति में खड़ा कर देता है लोकतंत्र को, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आदमी ये कहे कि ये हार भी जाएंगे तब भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं लगता बहुत शर्मनाक है ये? देखिए, इसमें एक संजय जी आपको समझना चाहिए, और जो नागरिक आपके या जो दर्शक या श्रोता सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, ये मोदी जी का मामला नहीं है। आपने अगर ट्वीट देखा हो या खबर देखी हो, एक पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, अधूरा नाम बोल रहा हूँ, गोयनका नाम के एक बड़े विद्वान सज्जन हैं जो ट्विटर पे काफी, एक्स हैंडल पे काफी सक्रिय रहते हैं, उद्योगपति रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो मरने वाला, बुरी तरह परेशान होने वाला है। आप, मैं कल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ संजय जी कि शेयर मार्केट खुलता है तो कैसा खुलता है, मैं केवल ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि शुक्रवार को तो वो काफी गिर चुका था, 700 पॉइंट के करीब गिरा था। शेयर मार्केट को अभी संभाल के रखा हुआ है, वो कुछ लोग जबरदस्ती उसको कहते हैं ना कि हवा भरी हुई, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है कि उसको मरने मत दो यार, नहीं तो सब, जैसे कोई बड़ा उद्योगपति मरने वाला हो ना तो उसके मरने की 2-3 दिन तक खबर बाहर नहीं आने देते हैं जब तक कि पूरा घर ठीक नहीं करना है। ऐसे अपने उदाहरण है कि पूरा कागज पत्तर दस्तावेज वगैरह ठीक नहीं करने तब तक। उसमें भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि डेथ हो गई पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट जो है इंडिकेटर है कि इसकी नब्ज क्या है देश की। जैसे फलोदी का नाम सुना होगा आपने, हाँ, तो सट्टा बाजार। फलोदी एक नब्ज है कि भैया सट्टे वाले जानते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो सरकार है, जो आपका सवाल है ना मूल कि लोगों को यकीन क्यों नहीं है, वो इसलिए कि ये जो सरकार की जो पूरी ताकत है वो उसके 303 या 302 सांसद नहीं है बीजेपी के, वो जो बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने संभाल के रखा है पूरी की पूरी इकोनॉमी को, जिनके हाथ में पूरा का पूरा, उनका पूरा संसार ध्वस्त होने वाला है ये चले गए तो। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोलैप्स इस तरह का होगा। जैसे हर्षद मेहता का नाम सुना होगा ना आपने, हाँ, कि सभी ने कैसा सुना है। कैसा अचानक से हुआ पूरा का पूरा, जैसे बबल फूट जाता है ना, हाँ, मार्केट नीचे हो गया। ये बबल फूटने वाला है। तो इसलिए लोगों को यकीन नहीं है, कि उनको यकीन इसलिए नहीं है कि ये चले गए या सरकार चली गई तो बहुत जबरदस्त तूफान आ जाएगा शायद देश में, इसलिए लोगों को यकीन नहीं है। और ये यकीन को बनाए, आप ये बताइए कि आपको कोई ध्यान है ये जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं इनके मालिक कौन है, आप ये बताइए, आपको तो पूरा पता है इनके मालिक कौन है। वही मालिक है ना जो मोदी जी के सरकार के भी मालिक है। बिल्कुल ठीक बात। मतलब सरकार के मालिक और मीडिया के मालिक एक ही हैं। एक ही है। हाँ, एक ही है, दोनों के एक हैं। दोनों के एक हैं। अब आपको इतना लोग सुनते हैं, आपका चैनल इतना सुनते हैं, तो आपके पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है जगह जगह जाने के लिए? सही बात है। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे पास हम जब जाते हैं तो हमारे सामने गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी नहीं लगते, लोग प्यार से हाँ, चाय पिलाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं ना कि वो, आपने वो सुना वो एक चैनल की जो एंकर है मोदी जी की रोड शो में किस तरह की क्या बातें कर रही थी, सीटों की बातें कर रही थी। हाँ। अगर आपने सुना हो कि 400 और 370 कर रही थी, वो बजाय रोड शो की बात करने के वो 400 सीटें क्यों चाहिए और 370 क्यों चाहिए और बीजेपी को क्यों जीतना है, इसकी बातें कर रही है। बहुत बुरी हालत में ये पहुंचा रहे हैं।
और देश की सहानुभूति खो रहे हैं इसके कारण। तो तीसरे 2 चरणों में जो कम मतदान हुआ बीजेपी के राज्यों में खासकर, और तीसरे चरण में तो बीजेपी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। बीजेपी के कोई बचेगा ही नहीं पूरा का पूरा चौथे चरण के लिए। मतलब आपने देखा होगा अगर कि इनके सारे राज्य जो हैं, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश की सीटें, छत्तीसगढ़ की सब हो जाएंगी। तो चौथे चरण में कुछ बचेगा नहीं। चौथे चरण में सिर्फ जो बचेंगे वो मध्य प्रदेश की 8 सीटें और फिर उत्तर प्रदेश की सीटें और बिहार की सीटें, बंगाल की सीटें, ये बचेंगी। महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में बुरी हालत है। ये जो दिक्कत चल रही है ना, वो प्रधानमंत्री जी की भाषा में भी प्रकट हो रही है, शाह साहब की भाषा में भी प्रकट हो रही है। उम्मीदवारों को पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं। मतलब गांधीनगर तक में अगर उम्मीदवारों को बिठाना पड़े, सूरत, खजुराहो, इंदौर, ये तमाम जो चल रहा है, ये इसका संदेश लोगों में गलत जा रहा है। और ऐसा कभी पिछले चुनाव में नहीं हुआ और न कभी विधानसभा चुनाव में हुआ है, न गुजरात में कभी हुआ है। तब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि बरसात नहीं है और छाता लेके चल रहे हैं ये लोग। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हालत मतलब बरसात नहीं है और बरसाती पहन के चल रहे हैं। बरसाती पहन के चल रहे हैं। छाता तो खैर धूप से बचने के लिए भी रख सकते हैं, पर बरसाती पहन के चल रहे हैं। तो मैंने तो सुना है कि कैलाश विजयवर्गीय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करनी पड़ी। संघ बहुत नाराज है कि ये सब जब 400 पार कर रहे हो तो ये सब बिठा क्यों रहे हो, लोगों को क्यों बिठा रहे हो? बहुत इंदौर में बहुत इसको लेकर इंदौर के जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अहिल्याबाई की नगरी है और यहाँ से कई बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, लता मंगेशकर और आमिर खान साहब और ये मकबूल फिदा हुसैन और कर्नल सीके नायडू, मुश्ताक अली, ऐसी ऐसी हस्तियां हुई हैं यहाँ, और अहिल्याबाई का सिक्का चलता है। तो वहां इस तरह की घटना होना बहुत अपमानजनक हो गया है। वो यहाँ के सांसद के लिए भी बहुत अपमानजनक हो गया है, जो कि जीत रहा था पिछली बार, रिकॉर्ड मतों से जीता, 5.5 लाख से। इस बार भी जीत जाता वो तो इंदौर में इस बार लगी। नहीं, 100% जीत रहा था। तो ये बिठाया क्यों उन्होंने, क्यों कि इससे क्या फायदा मिल गया इसको बीजेपी को? अब वो जिन्होंने किया उनको लगा होगा कि अपने नंबर बढ़ जाएंगे अमित शाह जी की डायरी में, कि देखो हमने बिल्कुल साफ कर दिया, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं रहने दिया, जो भी लड़ सकता था उसको बीजेपी में मिला लिया। तो अच्छा। मोदी जी की बहुत छवि को इससे धक्का लगा है। हाँ। क्या बहुत धक्का लगा है। अच्छा दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेचर भी संकेत देती है, जब आपको बुरा हो रहा था एक के बाद एक चीजें खराब होती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गया, उसके बाद वैक्सीन तक का मामला सामने आ गया कि कोविड शील्ड, देश के 80 करोड़ लोगों ने कोविड शील्ड लगाई है। और मैं तो उम्मीद नहीं थी, लोग जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो 80 करोड़ लोगों के अंदर बेचैनी है, लोग घबरा रहे हैं, मतलब दिल पकड़ के बैठते हैं, जरा सा भी कुछ खटखट लगता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। और पहली बार ऐसा हुआ कि वैक्सीन के फोटो से प्रधानमंत्री ने फोटो हटवा दी अपनी। जी जी। और अब आप तो ये सोचो ना कि ये सेक्स स्कैंडल जगह जगह से सामने आ रहे हैं, जैसे कोई पूरी पार्टी को फूड पॉइजनिंग हो गया हो, ऐसा है। कर्नाटक से आ गया, बंगाल में राजभवन से आ गया, मध्य प्रदेश में उज्जैन से आ गया, और आपके उत्तर प्रदेश में तो कई हो चुके हैं सेंगा साहब भी हैं, और ये जो बाराबंकी के एमपी को जिसको टिकट दिया था उसका तो रशियन लड़कियों के संग वीडियो वायरल हुआ है ना, उसका वो हो टिकट गया। काटा। फिर ये अपने बाहुबली जो हैं जिनको रघुभूषण जी का वो टिकट हैं, काटा। वो हैं, कई लोग हैं। और फिर हरियाणा तो बहुत चर्चित है इस पूरे मामले में, गुजरात भी चर्चित है। मतलब जेल में ही है ना कुछ लोग, तो संत लोग, हाँ, हरियाणा के और गुजरात के। संत लोग जेल में है।
तो इसलिए ये अचानक से जैसे होता है ना, ये तो आप कह रहे हैं कि बुरे टाइम पे ये, जैसे मोदी जी सोच रहे होंगे इन सालों को भी सबको अभी करना था ये सारे काम, हाँ हैं? वो हाँ हाँ। और इतने दिनों तक दबा के रखा वहाँ कर्नाटक में कि वोकालिंगा जो है नाराज नहीं हो जाए, उन वो जिस कम्युनिटी के वो हैं वोकालिगा, इसका जो असर होगा वो तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पे होगा, तेलंगाना की 17 सीटों पर होगा पूरा का पूरा, और उड़ीसा में भी होगा, जो उड़ीसा का जो हिस्सा लगा हुआ है तेलंगाना से उस पे भी होगा। तो बहुत ये बड़ा जो हो रहा है ना, वो राम के पास वो गए हैं अयोध्या, वो ठीक ही गए, उनको इस समय वो सही जगह पहुंचे हैं कि जहां उनको प्रार्थना की जरूरत है कि भाई आप वो बचाइए हमको, क्योंकि ये दिक्कत का काम है। और आप सोचिए कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ये आप जवाब दीजिए कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका क्यों नहीं जा रहे हैं अयोध्या, उनको भी जाना चाहिए, जीतना है तो। नहीं, हाँ, वो लोग नहीं तो जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं जा रही, कांग्रेस नहीं जा रही, ये लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों, तो ये कोई राम के विरोधी है क्या कि ये नहीं जा, तो राम जी इनको हरवा देंगे क्या, क्या होगा? हाँ, हाँ। ये नहीं जाएंगे तो ये हार जाएंगे सारे के सारे, मंदिर तो क्या? दिल से आदमी को होना चाहिए, मतलब मंदिर में जाके आप राजनीति मंचों पे भगवान राम का इस्तेमाल करो, वो भी क्या ठीक है। वो स्टालिन तो पूरा परिवार ही विरोध में सनातन के, तो वो क्या 39 सीटें, तो उनको हारना चाहिए सारी की सारी वहां पे, हाँ, वो तो फिर जीतेगा, रिकॉर्ड वोटों से वो जीतेगा। फिर ही जाएगा। तो ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो चल रहा है वो। अच्छा, ये जितनी उन्माद की भाषा बोल रहे हैं श्रीवर सर, जिस तरह एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बोल रहे हैं और खान-पान पे आ गए हैं कि वो गाय कटवा देंगे, वो आपके खाने-पीने पे ऐसी चीज़ लाएँगे। क्या ये भाषा इनका वोट बैंक बढ़ाएगी या फिर इनका वोट बैंक कम करेगी अब ये भाषा? वोट बैंक कम करेगी, जो इनके कट्टर समर्थक हैं उनको भी अब ये लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसा हो गया। जो मुंडेर पर बैठे थे ना लोग, वो तो पूरी तरह हिल गए, वो जो कूदने वाले थे इधर इनकी तरफ, वो हिल गए पूरे के पूरे, मार्केट हिल गया है। और अच्छा, पूरा श्रवण सर, पूरा सब सब आप राजस्थान से भी बहुत बारीक अध्ययन करते रहते हैं राजस्थान का। राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से ये 10-12 सीटों पे जो फेरबदल होने की चर्चाएँ चल रही हैं, ये तो कुछ महीने पहले तो उम्मीद ही नहीं थी। सब लोग कह रहे थे राजस्थान ये क्लीन स्वीप करेंगे, अब लोग कह रहे हैं कि कम से कम 10-12 सीटें हारेंगे वहाँ पे। देखिए, मैं राजस्थान का अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, वहीं का हूँ, राजस्थान का हूँ। मेरे जो बाप दादा पुरखे अभी भी वहीं हैं और मुझे जाना पड़ता है वहाँ लगातार। राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान जो कांग्रेस का किया है वो अशोक गहलोत ने किया है। विधानसभा चुनाव में अगर वो विधानसभा चुनाव के पहले सचिन पायलट के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता तो राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस की हुकूमत होगी। ये जो हो रहा है ये कोई नया अनहोनी नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जितनी सीटों पर भाषण दे के आए, हिंदू मुस्लिम करके आए थे, बाड़मेर की सीट हो या और कोई सीट हो, आप पता कर लीजिए, वहां हार गई है बीजेपी विधानसभा में। ये जो नुकसान इन्होंने किया ना, वो ये किया जो आपने शुरू में कहा भी कि इनको लोगों ने कहा कि अरे आप तो जीतने वाले हैं। अंडर करंट पता नहीं था, अटल जी को कह दिया गया कि आप तो जीतने वाले हैं, तो उन्होंने चुनाव पहले करवा लिए। ये जो हुआ इनके साथ दिक्कत जो हुई कि आप तो जीतने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, वसुंधरा राजे को घर बिठा दिया। आप जीतने वाले हैं तो शिवराज सिंह को घर बिठा दिया। आप जीतने वाले हैं तो आपने डॉक्टर रमन सिंह को घर बिठा दिया। और आपने देखा कि फिर हरियाणा में क्या हुआ, तो ताबड़तोड़ खट्टर को बदला गया।
खट्टर साहब को बदलने के एक दिन पहले गुड़गांव की में मोदी जी ने कहा कि खट्टर साहब से बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हम तो इनके साथ काम करते थे, मैं इनके साथ पीछे बैठ के मोटरसाइकिल पे जाता था। अगले दिन हटा दिया, सैनी जी को ले आया। ये जो चल रहा है ना बीजेपी में, वो बहुत खतरनाक चल रहा है। ये और गुजरात में तो कोई रेगुलर सीएम है ही नहीं। वो भूपेन भाई जो हैं बहुत ही जबरदस्ती बैठे हुए हैं, मतलब वो हटना चाहते हैं और वो बैठे हुए हैं। गुजरात में आपको पता है ना, कई लोगों ने मना कर दिया लड़ने से। नितिन पटेल ने मना कर दिया। इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वो किसी जमाने में, बहुत योग्य आदमी। रूपाला को इन्होंने हटाया नहीं। उसका बहुत नुकसान हुआ ना, पूरे देश में नुकसान। वो पूरे देश में राजपूत, पूरे क्षत्रिय पूरे नाराज हो गए। तो ये है पूरा मामला। बिल्कुल ठीक बात है शेरवर सर। और तीसरे चरण पे सबकी निगाह है कि अगर मतदान कम हुआ, आखिरी सवाल, अगर मतदान कम हुआ तो क्या लगता है आपको बीजेपी और हॉट वाटर में आएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज ये कहता हूँ कि अब मतदान ज्यादा भी हो तो बीजेपी के इलाके अब ऐसे नहीं बचे हैं जहां इनको कोई फर्क पड़ेगा। अब फायदा ज्यादा मतदान का विपक्ष को होगा। जहां एक मुश्त चुनाव होना है सारी सीटों पर, जो बीजेपी का राज्य है वो केवल गुजरात है। केवल गुजरात बचा, सिंगल 26 सीटें। वहां पर अगर कम होता है तो इनको बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है, गुजरात में कम होता है तो नुकसान होगा और बाकी तो जगह हाँ, बाकी जगह का कोई उतना महत्व नहीं है, तो गुजरात पे नजर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि वहां पे, और दूसरा ये कि जो विपक्ष की मजबूत सीटें हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के पास 2 सीटें हैं, भरूच की और भावनगर की। वहां कैसा होता है? जो रूपाला साहब की सीट है वहां कैसा होता है? जो सिलेक्टेड सीट्स हैं वहां क्या हालत? गांधीनगर में क्या होता? अपने को गुजरात में सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि वहां जो जिनको ये स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स कहते हैं वहां क्या हाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेरवर सर, आपने इतना समय दिया मेरे को, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो ये थे शेरवर सर और मैं आपको सुनवा रहा था सर का आलेख और सर की बातें। और आप समझ सकते हैं कि तीसरे चरण से पहले आखिर प्रधानमंत्री को राम मंदिर क्यों याद आया। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मुसीबत में फंस गई है, सरकार जाती हुई सी उसको लग रही है। अब देखना ये होगा कि बाकी चरणों में क्या होता है। आप देखते रहिए 4 PM, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।